दिव्य जीवन की इस यात्रा में अब हम लोग अंतिम 2 चैप्टर्स पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे श्री अरविंद हमको एक हल्का सा दर्शन करा रहे हैं कि मनुष्य से वो क्या बनाना चाह रहे हैं हम सबको। और इसमें 2 चैप्टर है, नॉस्टिक बीइंग और द डिवाइन लाइफ। नॉस्टिक बीइंग एक व्यक्तिगत रूपांतरण है और डिवाइन लाइफ एक सामूहिक रियलाइजेशन है। उसका मुख्य अगर रूप से देखें तो ये है। और स्पष्ट है कि यदि इंडिविजुअल्स रूपांतरित नहीं होंगे तो डिवाइन लाइफ की बात करने का कोई अर्थ नहीं है, केवल एक वर्ड रहेगा। माता जी अपने एक कन्वर्सेशन में इसकी बात करती हैं 1957 की, कि पहली चीज है नॉस्टिक बीइंग्स इवॉल्व करें। अब उन्होंने ये शब्द यूज किया है नॉस्टिक बीइंग, एक विशेष प्रयोजन है। अपने पत्रों में श्री अरविंद लिखते हैं कि मेरा प्रयोजन वो पुनरावृत्ति नहीं है जो अब तक हो चुका है। इवन स्पिरिचुअल फील्ड में वन मोर सेंट, वन मोर सेज, ऋषि मुनि इत्यादि, एक एथिकल पर्सन, मॉरल पर्सन, ट्रांसफॉर्मेशन से उनका अर्थ ये सब नहीं है। तो ये सब चीज़ें रास्ते में आती हैं और जैसा कि हमने पढ़ा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन यदि यही श्री अरविंद को बनाना है तो फिर तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो नॉस्टिक शब्द का उपयोग है। नॉस्टिक शब्द वास्तव में इसका रूट में अगर हम जाएं तो नोसिस, ज्ञान, पर ज्ञान उस सेंस में नहीं जिसमें हम पांडित्य, ये पांडित्य वाला ज्ञान नहीं है कि बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत लेक्चर दे लिए तो बड़े ज्ञानी हैं। नहीं, ज्ञान मतलब कि ज्ञान देखा जाए तो ये वेदों के उससे आता है, रूट से, विद सीक्रेट नॉलेज, जो उस ज्ञान में स्थित है, जो उस ज्ञान पर आधारित होकर पूरा जीवन जी रहा है या जीने की चेष्टा कर रहा है। और कौन सा ज्ञान जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वो रैशनल माइंड के ऊपर ज्ञान की परतें खुलनी शुरू होती हैं। ये जो हम लोगों ने एसेंट टुवर्ड्स सुपर माइंड पढ़ा था, तो रैशनल माइंड, तार्किक बौद्धिक मन तक वास्तव में ज्ञान नहीं है। एक ज्ञान इन द रियल सेंस, मतलब अब ज्ञान तो सर्वत्र है किसी न किसी रूप में, और जैसा हम लोगों ने पढ़ा इग्नोरेंस में भी एक पार्शियल नॉलेज है। लेकिन ज्ञान जो नॉस्टिक बीइंग की बात होती है, तो हम इसको इस तरह से देखें कि रैशनल माइंड तक, जिस पर मनुष्य अभी तक लगभग पहुंच गया है या शायद पूरी तरह से नहीं पहुंचा है, पर फिर भी अधिकांश वी बिलीव दैट वी आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स। तो उस लेवल तक अगर प्रकाश आता भी है सूर्य का, जिसको हम लोग ये कहें कि भगवान का ज्ञान, सुपरामेंटल लाइट, अगर मानव लेवल पर वो आती भी है तो बहुत ही एक समझिए कि कमरा बंद होता है तो भी हल्की हल्की सूरज निकला है तो एक प्रतीत होता है कि देयर इज सम लाइट। तो वो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, बहुत ही इनडायरेक्ट, और इस अंधकार की छाया के अंदर, तो उसको वी कॉल इट ज्ञान, पर वो ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। तो ज्ञान का प्रारंभ होता है जब आप अपने कर्टेन हटाते हैं, पर्दे हटाते हैं, फिर आप दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये ज्ञान का प्रारंभ हो गया। वहाँ से बाहर निकले, सीढ़ी से ऊपर चढ़े, छत पर गए, पूरे सूर्य को देखा। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ज्ञान की सीढ़ी पढ़ी। हायर माइंड के ऊपर जो जी रहे हैं, धीरे धीरे उस ओर उठ रहे हैं, उन सबको एक नॉस्टिक बीइंग्स की श्रेणी, इसलिए श्री अरविंद यहाँ पे नॉस्टिक बीइंग शब्द यूज करते हैं, ना कि सुप्रामेंटल बीइंग। सुप्रामेंटल बीइंग इज ए नॉस्टिक बीइंग, ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि वो तो बाई नेचर वो उस संपूर्ण सम्यक ज्ञान में जी रहा है और उससे अपने जीवन को मोल्ड हो रहा है उसका जीवन। लेकिन नॉस्टिक बीइंग वो सभी हैं जो मानव मन से उठ करके इन सीढ़ियों पर थोड़े 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 करके खड़े हुए हैं, उन सीढ़ियों पे वो चढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये सभी नॉस्टिक बीइंग के अंदर आते हैं, हायर माइंड ऑनवर्ड्स। और इसमें जो पहला एक मेन पड़ाव आता है, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट इन फॉर्मेशन इज ए रेस ऑफ इंट्यूटिव बीइंग्स। पहले इंट्यूशन का राज्य प्रारंभ होगा,
जिसमें मनुष्य इंट्यूशन के आधार पर, एक अंतर्भास युक्त ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जिएगा, वही कोई सरल चीज नहीं है, क्योंकि मानव मन ने एक जीवन को जीने का एक तरीका बनाया है। प्रजापति ने अपने नियम बनाए हैं, उसके अनुसार आपको जीवन जीना है। अब ये नियम अपसेट होने वाले हैं, क्योंकि ये नियम वास्तव में अज्ञान के आधार पर समाज को व्यवस्थित रखने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रेटर लाइट आएगी, वो कई चीज़ों को शिफ्ट करने वाली है। और एक मानवीय दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो हमको ये भी लग सकता है कि ये तो अव्यवस्था हो रही है, और सच में वो मन के पॉइंट ऑफ व्यू से अव्यवस्था जैसा प्रतीत होगा। जैसे कोई व्यक्ति अव्यवस्था में रहने का आदी हो गया हो, और उस कमरे में कोई आ जाए, माँ आ जाए बच्चे के कमरे में, देखती कि कैसे रखा हुआ है, बच्चा कह रहा है दिस इज़ माई वे, लेकिन माँ उस सब चीज़ों को हटा के एक नई व्यवस्था वहाँ पे क्रिएट करती है अकॉर्डिंग टू हायर विजडम कि वो कैसी होनी चाहिए। तो समाज में ये चीज़ें हो रही हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार से माँ ने कहा है, इट इज़ ए सुपर ग्रेस विच इज़ वर्किंग। तो उसके कारण जो चीज़ें अपने स्थान में नहीं थी कई कारणों से, और वो उसमें अगर जाएंगे तो बहुत विस्तृत विषय है, तो उनको अपनी जगह पर ले जाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, और उसके कारण संसार में एक प्रकार का अव्यवस्था का भाव लग रहा है। लेकिन वास्तव में इन सब के द्वारा जो इवॉल्व करना चाह रही है नेचर, वो है नॉस्टिक बीइंग। माता जी कहती हैं जो कुछ हम देख रहे हैं संसार में, ये एक प्रकार का जब नवजन्म होता है उसके पहले के लेबर पेन्स हैं, क्योंकि वो पुराने मेथड्स काम नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन लॉजिक काम नहीं कर रही है जीवन में, मोर एंड मोर फेल होती जा रही है। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, समाज का जीवन हो, स्वयं को समझने के का हम प्रयास करें, तो ये इन सब के द्वार से ये नॉस्टिक बीइंग आ रहा है। अब ये नॉस्टिक बीइंग हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि कोई बाहरी पहचान नहीं है इसकी। वो नॉस्टिक बीइंग मनुष्य की तरह रहेगा। इसी में एक कड़ी माँ ने बाद में बताई, सुपरमैन, श्री अरविंद ने भी बताया। सुपरमैन कौन है? जिसकी चेतना रूपांतरित हो गई है लेकिन शरीर मनुष्य जैसा है। तो कहीं वो बैच लगा के नहीं घूमेगा कि देखो मैं नॉस्टिक बीइंग हूँ, तो ये तो आपको पता नहीं चलेगा। उसके सर के बाल वैसे ही रहेंगे, काले होंगे जो सफ़ेद होंगे, हरे नीले पीले नहीं होंगे, और उसकी देह वेशभूषा कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि नॉस्टिक बीइंग को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो इन चीज़ों से बाहर आ गया है, तो वो तो एक नवीन प्रकाश में रह रहा है। तो नॉस्टिक बीइंग पहचान क्या होगी? पहली चीज जो होगी कि वो ईगो के लिए नहीं जिएगा, और ये नहीं कि उसको प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमको ईगो से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को बहुत, अरे ये मेरा ईगोइस्टिक मूवमेंट था, स्वार्थी था, ये सबसे करना पड़ता है। उसके लिए ये असंभव होगा। अगर वो चाहेगा भी कि मैं अपने लिए कुछ करूं, तो ये उसके लिए इम्पॉसिबल चीज हो जाएगी। वो मतलब एक्शन ही नहीं हो पाएगा। पुश करेगा अगर अपने आप को, तो वो स्वयं ही स्वतः ही डिजायर के लिए जीवन को जीना, ये उसके लिए असंभव हो जाएगा। एम्बिशंस उसके लिए असंभव हो जाएगा। ये ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे उसकी प्रकृति से, क्योंकि इन चीज़ों का कोई मेल ही नहीं है नॉस्टिक बीइंग के लिए। तो फिर नॉस्टिक बीइंग यदि ईगो से नहीं चलेगा, डिजायर से नहीं चलेगा, तो वो फिर कौन सी चीज़ उसको चलाएगी? तो उसको चलाएगी डिवाइन विल। तो वो अपने आप अपने अंदर या तो प्रेरणा रूप में या एक हायर गाइडेंस के रूप में वो डिवाइन विल को महसूस करेगा, और उसको प्रकट करने के लिए वो जीवन को जिएगा। उसके जीवन की देखभाल कैसे होगी? नॉस्टिक बीइंग इसकी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान के अंदर स्थित होकर के रह रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो बार बार भगवान शब्द यूज़ करे, लेकिन वो उनके अंदर उनसे चल रहा है। तो उसको ये चीज़ पता है, ज्ञान के साथ ये चीज़ आती है कि एक हायर विल है जो इस सृष्टि को चला रही है, और इस प्रकार से वो जीवन को जिएगा। उसके सारे स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक मेजर्स जिससे हम जीवन को चलाते हैं, ऐसे करें वैसे करें, इन सब की जगह एक डीपर ट्रूथ उसको गाइड करेगा। इसीलिए उसका जीवन फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं रहेगा। ये जो हम लोग माइंड फिक्स्ड फॉर्मेट में डालता है, यहाँ तक कि हम लोग जब किसी को जज करते हैं या देखते हैं, तो हम उसकी पर्सनालिटी का, अब ह्यूमन पर्सनालिटी ऐसी होती है, माइंड उसको एक फिक्स्ड बना देता है, एक फिक्स्ड पर्सनालिटी होती है। तो अब मोरलेस कह सकते हैं वो व्यक्ति ऐसा है। लेकिन जो नॉस्टिक बीइंग रहेगा, और जितना ऊपर चलता जाएगा उतना अधिक उसके नेचर में एक इम्पर्सनल पर्सनालिटी होगी।
यानी एक और तो इम्पर्सनैलिटी होगी हमेशा उसके पीछे, एक निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में, और पर्सनालिटी होगी जिससे वो संबंध रहेगा संसार का। लेकिन ये पर्सनालिटी ऐसे फिक्स्ड रिजिड एलिमेंट की नहीं होगी। अभी हमारी बहुत रिजिड होती, नहीं ऐसे ही करना चाहिए, वैसे ही करना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। क्यों नहीं होगी फिक्स्ड पर्सनालिटी? क्योंकि वो बहुत ही वाइड और प्लास्टिक कॉम्प्रिहेंशन, जीवन को बहुत ही विशालता से और रिजुता से समझेगा, देखेगा, और वो देखेगा कि कैसे भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न उपायों से भगवान का प्रकटन हो रहा है। तो नॉस्टिक बीइंग किसी फिक्स्ड कल्ट, आइडियोलॉजी, सेक्ट, इस भाव से वो जीवन को नहीं जिएगा। वो केवल एक चीज पर जोर देगा, और वो है स्पिरिचुअल कन्वर्शन ऑफ मैनकाइंड। फिक्स्ड कल्ट और आइडियोलॉजी होती नहीं यही पद से। इसीलिए आप देखेंगे भी कि वास्तव में श्री अरविंद के योग में ये कन्वर्ट करना किसी को, ये सब नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि ये तो एक विकास की प्रोसेस है, ये एक स्टैंप लगने की चीज़ नहीं है कि हमारे इतने बिलीव करते हैं। वो बिलीफ सिस्टम के बाहर होगा। अगर हम थोड़ा भी ह्यूमन माइंड के क्षेत्र के बाहर उठते हैं तो बिलीफ सिस्टम समाप्त हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो इस तरीके से जाएगा, वैसे जाएगा नहीं, एवरीबडी मस्ट हैव दिस बिलीव, दैट बिलीव। हाँ, जो चीज़ पर वो इंसिस्ट करेगा वो है स्पिरिचुअल कन्वर्शन। यानी हम अभी जिस चेतना में रहते हैं उसके परे एक सत्य है, वृहत सत्य है, उसकी ओर उठना, उसमें जीना। तो ये जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात है उसमें वो विश्वास करेगा और उसी दिशा में वो काम करेगा। हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल एकदम। अब इसी में ये बात आती है, जैसे गीता में बहुत आगे की बात की गई है, ही हु लिव्स इन मी हाउस एवर ही लिव्स। अब ये क्या है इंडिकेशन? जो मेरे में जी रहा है जीवन, वो जैसे भी जी रहा है, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जैसे भी जी रहा है मैं उसमें जी रहा हूं। ही इज द वन हु इज यूजिंग। तो वो एक इंडिकेशन है, फिक्स्ड फॉर्मेट में वो जीवन नहीं है। और ये पहला कदम है। श्री अरविंद भी बताते हैं कि आप नॉस्टिक बीइंग और सुपरामेंटल लाइफ की तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आपका इनवर्ड ओरिएंटेशन नहीं हुआ, जब तक आप जीवन को भीतर से बाहर की ओर नहीं जी रहे हैं, जब तक आप पूरी तरह ब्रह्मभूत, या मैंने उसका एक नया वर्ड कॉइन किया है, मातृभूत, फुल ऑफ द मदर, दिस इज माई वे ऑफ लुकिंग एट इट। पूरी तरह आप उनसे भर नहीं गए हैं। आपका मन, मस्तिष्क, हृदय, संकल्प उस पर वो राज्य नहीं कर रही हैं। तो तब तक ये हम लोग नॉस्टिक बीइंग दूर की चीज है। पहली चीज नॉस्टिक बीइंग की दिशा में है इनवर्ड ओरिएंटेशन, भीतर की ओर मुड़ना। और श्री अरविंद कहते हैं कि कठिन है, ही एक्सेप्ट्स, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां, सब कुछ हमको बाहर की ओर जोड़े हुए हैं। लेकिन यदि हम ये कठिन कार्य नहीं कर पाए तो रेस विल कोलैप्स। देयर इज नो चॉइस अबाउट इट। ये ऑटोमेटिकली होने वाली चीज नहीं है। वन हैज टू डू इट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो करना ही है चेष्टा। और एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज प्रारंभ होती है कि पहली चीज है सरफेस कॉन्शियसनेस और भीतर के बीच में जो वेल है उसको हटाना, वहीं से प्रारंभ होता है। और उसी के लिए वो कहते हैं भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन तीनों के माध्यम से जो गीता का योग है, साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन इज अबाउट दैट। साइकिक रूपांतरण कुछ हद तक हम लोग उनमें भी देखते हैं। मिस्टिक्स, एंशिएंट मिस्टिक्स, क्रिश्चियन मिस्टिक्स, सूफी मिस्टिक्स, एक चैत्य का एक प्रकार का चेंज लाइफ में डेफिनेटली वो देखते हैं हम। कुछ हद तक एक स्पिरिचुअल ओपनिंग की भी बात हम देखते हैं, लेकिन डिसेंट की बात नहीं है इनमें। वो जो खुलता था द्वार, ये जाने के लिए होता था, प्रकृति जैसी है वैसी छोड़ दी जाती थी। और कई बार तो प्रकृति के ऊपर बहुत तरह की शक्तियां एक्ट करने लगती थी। वो कंट्रोल में भी नहीं रहती थी। इसीलिए शंकराचार्य जी बताते हैं, वो अपने योग सूत्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इनर लाइफ में बहुत अधिक चला जाता है तो फिर क्या होता है कि उसकी प्रकृति के घेरे में ही कैन एक्ट लाइक ए गाउल, पिशाचवत, बालवत,
जड़वत, उन्मत्तवत। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ ऐसा होता है, लेकिन ये हम नहीं चाहते हैं। हम रूपांतरण चाहते हैं। आपकी बाहर की चेतना भी, आउटर मैन मस्ट चेंज। और ये हम देखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में लोगों के कि कई बार वो बाहर की चेतना से बिल्कुल कांटेक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन इन दोनों को जोड़ना, सेतुबंध बनना, ये काम डिसेंट करता है। ये काम केवल एसेंशन से नहीं होगा, क्योंकि एसेंशन तो केवल एक पार्ट चेतना का ऊपर की ओर उठता है, कोई पार्ट जो खुला है हायर माइंड का या चैत्य सत्ता के द्वार से, उसमें एसेंशन होता है। एसेंशन का मतलब है कोई हिस्सा हमारा ऊपरी प्लेन्स के कांटेक्ट में आ जाता है और उनमें हम रहने लगते हैं। लेकिन डिसेंट के का मतलब है कि उस क्षेत्र की जो ऊर्जा है वो अब हमारे मन, प्राण, शरीर, बाहरी चेतना सबके अंदर प्रवेश कर रही है। एसेंशन में आप पूरे शरीर को लेकर के नहीं असेंड कर सकते हो। बाय इट्स नेचर एसेंशन एक भाग, दो भाग का होता है, लेकिन उसके माध्यम से जब वो डिसेंट होता है, जिसकी बात हम लोगों ने पढ़ी थी, तब ये रूपांतरण प्रॉपर प्रारंभ होता है। और वो डिसेंट सबकॉन्शियस तक चला जाता है, अवचेतन तक चला जाता है। जो कुछ छिपा है उसको खोलता है दरवाजा। लंबी प्रोसेस है ये, इसीलिए उसके अंदर क्या क्या छिपा है उसको धीरे धीरे प्रकाश युक्त करता है, फिर उसको रूपांतरित करता है। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से नॉस्टिक बीइंग अलग अलग लेवल्स पे गुजर रहे होंगे। ये नहीं कि कंप्लीट होने पर हम नॉस्टिक बीइंग कह सकते हैं। श्री अरविंद उसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि जो भी चेतना के मानव मन से ऊपर उठकर उसमें जी रहा है और इस सुप्रामेंटल लाइट से पोषित हो रहा है। ये भी एक उसकी बाय नेचर एक डेफिनेशन है कि ये नहीं कि हायर माइंड में उठ गया है, लेकिन हायर माइंड के लाइट से वो पोषित हो रहा है। वो सुप्रामेंटल लाइट की तरफ खुला हुआ है, लेकिन वो हायर माइंड तक ही उठ पाया है। वो लाइट उसको पोषित कर रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो वो नॉस्टिक बीइंग्स की एक पहचान है। तीसरी पहचान होगी कि ही विल बी वेरी वाइड। वाइडनेस एक पहचान, ईगो के जाने के साथ साथ वाइडनेस, उसके अंदर एक यूनिटी और हार्मनी का भाव इंस्टिंक्टिवली रहेगा। यूनिटी और हार्मनी, क्योंकि उसको डाइवर्सिटी में यूनिटी मैनिफेस्ट करनी है। तो वो अब इसका अर्थ ये भी हुआ, एक अर्थ क्या है ये जो प्रैक्टिकल चीज, कि हम लोग अपनी कितने सीमाओं में करते हैं, बांधते हैं अपने आप को। एक तो चलो जन्म की सीमा, मैं और मेरा परिवार है ना, उससे बाहर निकले तो होता है मेरा कुनबा, मेरी भाषा बोलने वाले लोग, मेरे रिलीजन को मानने वाले लोग, मेरे जैसे दिखने वाले लोग, मेरे क्षेत्र के लोग। ये सब चीज़ें चली जाएंगी। माता जी एक जगह कहती हैं, जब किसी ने, अब हम लोग बहुत कुछ करते हैं इस तरह से, वो अलग बात है, पर माँ की राइटिंग में है कि प्रोविंशियल स्पिरिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ योगा। मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, इट गोज अवे। आप नहीं कह सकेंगे, ये नहीं कि आप कोई एफर्ट करेंगे, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी विश्व पर्सनालिटी, माने एक शब्द यूज किया है, यू बिकम वर्ल्ड पर्सनालिटी। आप इस बेसिस पर संबंध नहीं जोड़ेंगे कि अच्छा ये मेरे वाला है, मेरे जैसा है, मेरी भाषा बोलता है। ये सब क्राइटेरिया खत्म हो जाएंगे। आश्रम में ये चीज़ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से देखने को मिलती है कि आप बरसों रह लीजिए, लोगों से मिलते हैं, आपकी जान पहचान हो गई, बातचीत होती रही, लेकिन आप उनका नाम तक नहीं जानते। अब मेरे तो बड़ी समस्या होती है, डॉक्टर हूँ, आते हैं तो पर्चा लिखना है। अब बड़ा अजीब लगे कि अगर नाम नहीं जानते तो मैंने 2-3 टेक्निक्स इवॉल्व करी। हाँ क्या नाम बताया, अब वो या मैं ऐसे ही दे देता हूँ, तो वो खुद ही बोल देते हैं कि हमारा ये नाम है, तो मैं हाँ मैं लिख देता हूँ, तो लिख देता हूँ। नहीं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो डिस्पेंसरी वाले आप, और ये भूलते नहीं हो आप जेन्युइनली, क्योंकि आप उसके आधार पे संबंध ही नहीं जोड़ रहे हो, वो है ही नहीं बेसिस। और इसका एक छोटा उदाहरण हम लोग यहाँ देख सकते हैं और कई ऐसी मीटिंग्स में कि ये बेसिस ही नहीं है। ये पूछते नहीं है कि आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या, आप क्या काम कर रहे हो, आपकी शादी हुई कि नहीं, अच्छा शादी होगी तो बच्चे हुए कि नहीं। ये चीज़ें जो एक नॉर्मल लाइफ की दैनंदिनी है इनसे वो नॉस्टिक बीइंग का कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक विशाल भाव में रहेगा जिसमें वो केवल ये चीज़ पकड़ रहा है कि डिवाइन का प्रकटन कहाँ हुआ, प्रस्फुटन, बस वो चीज़ उसका ऑटोमेटिक परिवार है। तो उसमें श्री अरविंद कहते भी हैं कि पहले वो
गॉड लवर्स के बीच में, साइकिक बीइंग के अंदर ये भाव होता है कि वो इट लाइक्स टू बी विद द गॉड लवर्स। तो अब ऐसे व्यक्ति के लिए, और ये मना भी किया है शेरविंद ने कि अगर हम बहुत ज़्यादा, मना इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा ये एक्सटर्नलाइज्ड एक्टिविटीज़ में, पार्टी, विवाह इत्यादि में अगर बहुत ज़्यादा ये रमते रहेंगे तो दिव्य जीवन इज ए फार क्राई, क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट ही नहीं है इस लाइफ के साथ। मना नहीं कर रहे हैं इस सेंस में कि डोंट डू इट, किसी चीज़ के लिए उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यदि दिव्य जीवन को चाहते हो तब ये तुमको अपने अंदर स्मरण रखना है। और ये चीज़ें छूट जाती, इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि एकदम पता चलता है कि एक डिफरेंट ब्रीड शुरू हो गई है जिसका इससे मेल नहीं है। लेकिन वो समझता है, करुणा का भाव होता है नॉस्टिक बीइंग के अंदर। उसका प्रेम भी एक सीमित प्रेम नहीं होगा जो जिसको हम लोग आज तक प्रेम कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे उसके अंदर चेंजेस आएंगे। और हम लोग बस एक दो पैसेज पढ़ लें, नहीं तो इसी में हम लोग बहते चले जाएंगे। कहीं कहीं से मैं कुछ सिलेक्शंस पढ़ूंगा एज ऑलवेज। नॉस्टिक बीइंग के लिए ये नहीं रहेगा कि ये मंडेन है। मेरे को होता है आध्यात्मिक जीवन का इन चीजों से क्या मतलब, ये नॉस्टिक बीइंग के वोकेबलरी में नहीं है। मंडेन के आधार पर वो निर्णय नहीं कर रहा है कि विवाह में मंडेन, इट इज नॉट अबाउट मंडेन। वो हर चीज को टच करके ऊपर उठते देखना चाहता है। कोई भी चीज उससे ये कि, क्योंकि वो जानता है कि हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं डिविनिटी है और वो उसी की ओर आकर्षित होता है। तो यहां पर उसका भाव है कि पेज 1000 ऊपर से तीसरी लाइन, सुप्रामेंटल नेचर must be a perfect integration and consummation of spiritual nature and experience. It would also contain in itself, by the very character of the evolutionary principle, though it would not be limited to that change, a total spiritualization of mundane nature. अगर वो कोई चीज ऑर्गेनाइज करेगा, मान लो ग्रुप लाइफ ऑर्गेनाइज करेगा, तो बिल्कुल भिन्न ढंग से करेगा, क्योंकि वो मंडेन के अंदर भी एक नया टच देगा। कहीं कहीं भारतवर्ष में ये हम लोग को ग्लिम्स देखने को मिलती है सनातन धर्म में, जहाँ पे उन्होंने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को एक हायर ट्रूथ से जोड़ने की चेष्टा की है। ये मिलती है ग्लिम्स, लेकिन वी हैव फॉरगॉटन दैट। तो वो चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, या विद्या दान हो, स्कूल हो, एजुकेशन हो, इन सब में वो एक नए ढंग से जीवन को देखेगा। या जैसे मानव संबंध हो, तो वो सब चीज़ों के सत्य को पकड़ के उसको बाहर लाएगा। अब जैसे एक ही, अब मानव संबंध की बात हुई, शेरविंद से बताते हैं कि सोशियोलॉजी कैसी रहेगी इनकी। अभी मानव संबंध का आधार क्या है? अब लेन देन, परस्पर इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली विवाह भी इसी तरह की चीज़, एक सामाजिक व्यवस्था बन गई है, यह एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया है। पर विवाह का आधार क्या होना चाहिए? सत्य और प्रेम। देयर इज नो थर्ड बेसिस। तो इसलिए ये चीज़ें टूट रही हैं, क्योंकि जो भी, जहाँ भी आधार गलत है वो टूटेगा। बल्कि और भी इससे विकृत आधार बन गया था। बड़ी हो गई लड़की, शादी कर दो। अब इसके पीछे जो इम्प्लिसिट चीज़ें थी, आई एम नॉट इवन डिस्कसिंग इट। तो वो एक जो संबंधों का आधार बन गया था, जो एक केवल एक म्यूचुअल इंटरेस्ट, ऑल दैट विल गो, वो एक अलग श्रेणी की चीज होगी उसमें। पेज 1000, इसी में सेकेंड पैराग्राफ में, सुप्रामेंटल नेचर सीज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वननेस एंड रिगार्ड्स ऑल थिंग्स, even the greatest multiplicity and diversity, even what are to the mind the strongest contradictions, in the light of that oneness. Again, oneness is not sameness. Unity is not uniformity. Oneness, ये भाव नहीं कि ये कंडेम्ड है, इसके अंदर भगवान नहीं है, उसको उन्होंने त्याग दिया, या ये बड़ा है, छोटा है, ऊंच नीच, ये तो बड़ा अमीर है, ये हमारे आदर के योग्य है। ये सब नहीं रहेगा, एकत्व का आधार रहेगा, लेकिन उस आधार पे ही चीजों को देखा जाएगा।
एक उदाहरण हम लोग दे देते हैं कि हम लोग अभी लोगों की पहचान पूरी की पूरी बाहरी हो गई है, लेकिन जो वननेस में निवास कर रहा है वो उसका ये बेसिस नहीं रहेगा। वो देखेगा कि उसके अंदर वो जो एक दिव्यता का बीज है वो कितना बाहर निकल रहा है या कितना दबा हुआ है, उस प्रकार से वो चीज़ों, और ये ऑटोमेटिक विजन होगा, क्योंकि जब हम उसमें जीने लगते हैं तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। यदि हम उसमें नहीं जी रहे हैं तो इसीलिए इसको मेंटलाइज नहीं कर सकते, वी कैनॉट अंडरस्टैंड। अभी हमारे सारे मापदंड झूठे हैं, इसीलिए कहा है किसी ने, जो लोग स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जाते थे, कि ये जगत झूठ के आधार पर है। लेकिन इतना कह देना काफ़ी नहीं है, ये एक नया आधार जो नॉस्टिक बीइंग्स आए हैं वो लाएंगे, वो दुनिया को अपसेट करेंगे। माता जी कहती हैं कि दे विल अपसेट द मेंटल स्टैंडर्ड्स, लेकिन इसी तरह से एक नई चीज आएगी। उसमें यूनिटी इनहेरेंट रहेगी। अब यहां पर वो डिफाइन कर रहे हैं 1003, the creation of a supramental being, nature, life on earth will not be the sole result of this evolution. It will also carry with it the consummation of the steps that have led up to it. For it will confirm in possession of terrestrial birth the overmind, the intuition, and the other gradations of the spiritual nature force, and establish a race of Gnostic beings and a hierarchy. तो यहाँ वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सुपरामेंटल बीइंग नॉस्टिक बीइंग का एक अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट है, लेकिन उस जो भी मानव मन के ऊपर निकल के स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक प्रकृति के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और आगे बढ़ रहा है, दे आर ऑल क्रिएटिंग ए हायरार्की ऑफ नॉस्टिक बीइंग्स। तो ये एक ट्रू हायरार्की होगी। माता जी ये कहती लेकिन वर्ल्ड अभी तैयार नहीं है रियलाइज करने के लिए। इवन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में ये हायरार्की नहीं ऑपरेट करती है, क्योंकि वहां भी हम लोग बाहर से किसी को देख करके उसकी क्या आउटर क्षमता है, या क्षमता भी नहीं, मनी है, या उसका पोजीशन क्या है इन टर्म्स ऑफ बाहरी जीवन समाज में, उस हिसाब से हम उसको जगह देते हैं। लेकिन सुप्राग्नोस्टिक बीइंग्स इस सब चीज को अपसेट कर देंगे, वो इसको स्वीकार ही नहीं करेगा, क्योंकि ये मिथ्यात्व पर आधारित है। इसीलिए माँ बार बार कहती है, न्यू वर्ल्ड बेस्ड ऑन ट्रूथ रिफ्यूजिंग इट्स ओल्ड स्लेवरी टू फॉल्सहुड इज बॉर्न। तो ये नया जगत प्रकट हो रहा है, और इसी कारण हम देखते हैं कि जैसे हम लोग रिस्पेक्ट देना समझते थे, बच्चों को कहते थे कि बड़े हैं उनको आप आदर दीजिए, अभी बच्चे क्या कहते हैं, बड़े होना अथॉरिटी नहीं है। हम रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसकी आयु है, हम रिस्पेक्ट देंगे यदि वो डिजर्व करता है। उसमें उनके अपने क्राइटेरिया हैं, ऑथेंटिसिटी इत्यादि। हिपोक्रेसी को बिल्कुल वो पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब हो रहा है बिकॉज सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस काम कर रही है, वो इंसान को बदल रही है। तो ये नॉस्टिक बीइंग्स की हायरार्की होगी। फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉसिस अप्लाइज टू ऑल कॉन्शियसनेस that is based upon truth of being and not upon the ignorance or nescience. All life and living beings ready to rise beyond the mental ignorance, but not ready yet for the supramental height, would find in a sort of echelon or a scale with overlapping degrees their assured basis, their intermediate steps of self-formation. तो ये नॉस्टिक बीइंग्स है, इनकी एक हायरार्की होगी, इंटरमीडिएट बीइंग्स होंगे, सुप्रामेंटल रेस और मनुष्य के बीच में कई सारे इंटरमीडिएट स्पेसीज होंगे, यदि हम कहना इस तरह से कहें। और इन इंटरमीडिएट स्पेसीज के फॉर्म प्रारंभ में एक जैसे होंगे, लेकिन धीरे धीरे इनके अंदर प्रकृति नई क्षमताएं प्रकट करेगी। जैसे माइंड के आने से नई क्षमताएं प्रकट हुई, उसी तरह से जब ये नॉस्टिक बीइंग्स आएंगे तो नई क्षमताएं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्यूटिव माइंड जब ऑपरेट करेगा तो ये जो नई पावर्स ऑफ कॉग्निशन, ज्ञान के एक नए स्रोत खुलेंगे। ज्ञान के नए स्रोत खुलेंगे तो हृदय के अंदर भावों के भी नए स्प्रिंग्स खुलेंगे, शरीर के ऊपर एक्ट करने की नई विधाएं खुलेंगी। तो ये
नई चीजें, नई शक्तियां खुलेंगी, हीलिंग की, स्पॉन्टेनियस हीलिंग की कैपेसिटी प्रकृति के अंदर ये सब है। अगर आप देखें एक पशु के अंदर ये चीजें मैनिफेस्ट करती हैं, अब वो चीजें खुल जाएंगी तो एक पूरा जीवन बदलने वाला है। क्योंकि लेकिन पहले ही मस्ट राइज बियॉन्ड द माइंड, नहीं तो इट कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम। फिर 1004 में इसी पेज पर नीचे बीच में, ए डोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी would impose itself on the life of the ignorance, the discord, the blind seeking, the clash of struggle, the abnormal vicissitudes of exaggeration and depression and unsteady balance of the unseen forces at work. अब ये तो देखते हैं हम लोग कि कैसे मनुष्य जब साथ में रहते हैं तो जिस दिन कहते हैं कि झगड़ा नहीं हुआ, पता नहीं मुझे लेटेस्ट तरीका क्या है जीने का, लेकिन बिना झगड़ा किए जैसे खाना ही नहीं पचता है, डाइजेस्टिव चूरन की तरह लेते हैं। कुछ झगड़ा हो तो लगता है कि हाँ जीवित है, झगड़ा हो तो लगता है प्यार करता है। ये क्या है लेकिन मतलब पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई बिलीव सो कि वो क्वारल के बिना, माता जी कहती हैं इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि लोग क्वारल क्यों करते हैं। उनको आश्चर्य हो रहा है कि बिना झगड़े के रहा जा सकता है। तो वो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑपरेट नहीं करता। अभी हमारे जीवन में डिवीजन ऑपरेट करता है, बिना लड़ाई किए हमको लगता है कि जीवित ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए स्पॉन्टेनियस आउटफ्लोरिंग ऑफ हार्मनी। और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक उदार, उदात, विशाल, प्रकाश युक्त चेतना में चले गए। जब अगला अगर झगड़ा कर रहा है या कर रही है तो आप कहेंगे जय माता दी, प्रसन्न हो काली माता, थोड़ा माँ लक्ष्मी का रूप धरो। एंड वाइस वर्सा, कि रुद्र रूप में क्यों हो, थोड़ा शिव जैसे अच्छे लगते हो, भोले बन जाओ। तो कहने मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी रहेगी। वो इस चीज को डिवाइड करना और अधिक ये सब नहीं चाहेगा सुपरमेंटल बीइंग, उसकी इंस्टिंक्ट हार्मनी की रहेगी। और इसीलिए उसके वो जो 12 क्वालिटीज है माता जी की, वो न्यू क्रिएशन में मैनिफेस्ट होगी। तो इस तरह से फिर सुपरामेंटल बीइंग्स एक जैसे नहीं होंगे, इन्फिनिट डाइवर्सिटी रहेगी। इसकी बात पहले हो चुकी है। माता जी के डिसाइपल्स को देख लो, सब अपने आप में अनूठे हैं। कई बार तो एक दूसरे को देख के लगता है कि ये भी माने क्रिएट, ये भी माने, बट दे आर ऑल डिफरेंट, क्योंकि वो तो सुपर माइंड इज इन्फिनिटी एक्चुअली, तो उसको हम फिक्स नहीं कर सकते। अब हम लोग आगे आ जाएं। अच्छा, एक चीज हम जिसको बड़ा उच्चतम समझते हैं वो एल्ट्रुइज्म। दूसरों के लिए अपने को बहुत इसके बड़े बड़े नाम दिए गए हैं कि उसने इस व्यक्ति के लिए या इस कार्य के लिए अपने को सैक्रिफाइस कर दिया। सुपरामेंटल बीइंग को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका जीवन भगवान की वेदी पर सैक्रिफाइस्ड है। वो ईश्वर के संकल्प से ही कार्य करेगा, कोई बाहरी इसके लिए नहीं कि हमने वहां दान कर दिया या हमने ये कर दिया, यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट बना दिया, उसके लिए हमने ऐसा किया। ये चीजों का, ये ईगो का जो एक दूसरा रूप है, एल्ट्रुइस्टिक मोड में एक ईगो का रूप, ये सारी चीजें सुपरामेंटल बीइंग के लिए एक इम्पॉसिबल चीज होगी। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉस्टिक बीइंग आनंद में रहेंगे, शांति में रहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक ऊर्जाओं के क्षेत्र में जाते हैं तो शांति और आनंद अपने आप अंदर में प्रकट होने लगते हैं। और इसीलिए उनको शांति पाने के लिए मैं कहीं चला जाऊं ये जरूरत नहीं रहेगी। आनंद नहीं मिल रहा, चलो कहीं पार्टी ज्वाइन करें, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। ये सब चीज़ें डिजायर्स के थ्रू शांति ये खत्म हो जाएंगी, बिकॉज जो स्पॉन्टेनियसली अंदर के आनंद में और शांति में रह रहा है उसको क्यों इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और ये सब जब नॉस्टिक बीइंग्स बढ़ेंगे तो इनका प्रभाव पड़ेगा संसार के ऊपर, और जैसे जैसे प्रभाव पड़ेगा संसार बदलना प्रारंभ होगा। ये हम लोगों का तरीका रहा है ऋषियों का कि यू डू द रियल योगा। जैसे जैसे संसार में योगी बढ़ते इन द रियल सेंस, नॉट नाम के आगे योगी पहले बाद में स्वामी, नॉट दैट, जो रियल योगिन
उनकी उपस्थिति मात्र से इस संसार में वो ऊर्जाएं विकीर्ण होती हैं और वो संसार को बदलती हैं। अब यहाँ एक पेज पढ़ के फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे। 1020, यहाँ बहुत सुंदर वर्णन है। द नॉस्टिक लाइफ, ऊपर से 7वीं-8वीं लाइन है 1020 पर। द नॉस्टिक लाइफ विल एग्जिस्ट एंड एक्ट फॉर द डिवाइन इन इट सेल्फ एंड इन द वर्ल्ड, फॉर द डिवाइन इन ऑल। संसार से दूर नहीं जाएगा, संसार में एक्ट करेगा, मनुष्यों के साथ भी नेचुरली जुड़ा रहेगा, लेकिन वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करेगा, ना उस व्यक्ति के स्वार्थ की पूर्ति के लिए करेगा। वो केवल और केवल भगवान के संकल्प को ही प्रकट करने के लिए वो जीवन जिएगा। द इंक्रीजिंग पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग एंड द वर्ल्ड बाय द डिवाइन प्रेजेंस, लाइट, पावर, लव, डिलाइट, ब्यूटी विल बी द सेंस ऑफ लाइफ टू द नॉस्टिक बीइंग। अगर उसको बोलोगे कि जीवन क्या है, तो कहेगा प्रभु का आनंद है, प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु की शांति, शक्ति, ज्ञान सारे संसार में फ्लड हो जाए, तब हम कहेंगे कि जीवन है। अभी तो अधिकांश इस तरह की बातों से कि एवरेज आदमी तो कहता है ये कोई जीवन है, जीवन तो दूसरे ढंग से समझता है, घोड़ा गाड़ी इत्यादि, इसको जीवन समझता है। In the more and more perfect satisfaction of that growing manifestation will be the individual's satisfaction. तो इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि पर्पस इस योग का योगी, तपस्वी, सन्यासी नहीं है बनाना। पर्पस क्या है? वो कहते हैं नॉट टू लिव फॉर द ईगो बट फॉर द डिवाइन, टू लिव इन द डिवाइन, टू लिव बाय द डिवाइन, टू लिव फॉर द डिवाइन, और किसी और प्रयोजन से नहीं। दैट इज द सुपरमैन एंड द सुपरमेंटल बीइंग। लव विल बी, कुछ लाइन नीचे, लव, अच्छा एक मिनट, एक और चीज है इंटरेस्टिंग है। वॉट एवर कॉन्क्वेस्ट एंड एडवेंचर विल बी देयर विल बी फॉर दैट ओनली, पावर ऑफ सुपर नेचर के लिए, एंड नॉट फॉर द रेन ऑफ एनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव ईगो। असंभव रहेगा उसके लिए। किसी, माता जी जो कहती है ना कि मैं किसी ग्रुप के लिए बोलूं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी। वो जो भी करेगा बोलेगा सीधा डायरेक्ट ईश्वरीय प्रेरणा से, माँ से जुड़ करके ही विल डू। अब आगे, लव विल बी फॉर हिम। अब देखिए सुपरमेंटल बीइंग तो एकत्व में रह रहा है, तो प्रेम का क्या स्थान है? लव विल बी फॉर हिम द कॉन्टैक्ट, मीटिंग, यूनियन ऑफ सेल्फ विथ सेल्फ, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट विथ स्पिरिट। आधी समस्या वहीं दूर हो जाएगी। Now love is a contact of the surface personality with the surface personality, of the ego with the ego, of man with the woman, and vice versa, of me and you. All that is gone. जब आप हर किसी के साथ एक ट्रू, ये वर्ड है आत्मीयता, आत्मीय संबंध जोड़ोगे, तो इन चीजों पे आप क्यों ध्यान दोगे? ये बाहरी रूप रंग और ये सारी चीजें दिल वैनिश। उसकी जगह एक अंदर की आत्मीयता जागेगी। ए पावर, ए यूनिफिकेशन ऑफ बीइंग, ए पावर एंड जॉय एंड इंटीमेसी एंड क्लोजनेस ऑफ सोल टू सोल, ऑफ द वन टू द वन। इसी के लिए सृष्टि बनी है। वो आनंद इंक्रीज, मल्टीप्लाई कर रहा है। ए जॉय ऑफ आइडेंटिटी एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए डाइवर्स आइडेंटिटी। इट इज दिस जॉय ऑफ एन इंटीमेट सेल्फ रिवीलिंग डाइवर्सिटी ऑफ द वन, the multitudinous union of the one, and a happy interaction in the identity that will be for him the full revealed sense of life. इसमें बार बार श्री अरविंद इन शब्दों पे इटर्नल फोर्स, लाइट, ब्यूटी, रियलिटी, ट्रूथ, ब्लिस, पीस, ये उसके जीवन का रोज का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, भोग, ये उसके जीवन का रहेगा। बाकी चीजें उसी से पोषित हो रही हैं। तो ये होगा सुपरामेंटल बीइंग। उसको थोड़ा नॉस्टिक बीइंग, इसके कहीं कहीं झलक आती है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम से। अब ये क्या कर रहे थे कृष्ण? बड़ी अजीब बात है। आज कोई करे, आपको बुलाया हो, इनवाइट किया हो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में, और वहीं आपका दोस्त रहता हो एक
दोस्त मतलब रियल सेंस में। आप बोले नहीं नहीं भाई आज हम तो वहां जाएंगे, दिस इज द वे वर्ल्ड इज, यही तो वर्ल्ड है ना फॉल्सहुड का। तो अब फिर वो पर्सनालिटी भी बताते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन बट नॉट पर्सनालिटी इन द सेंस ऑफ ए पैटर्न, मतलब वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये तो ऐसे ही है इसी तरह से। वो नित्य नूतन पर्सनालिटी जिसको हम कहते हैं, बाहर से जिससे कांटेक्ट में आते हैं, नित्य नूतन ढंग से उसके अंदर एक दिव्य की अभिव्यक्ति होगी। भगवान स्वयं को रिपीट नहीं करते हैं बार बार, तो ये उनकी एक खासियत है, इसीलिए वो सदैव बच्चे बने रहते हैं। हम लोग बड़े और बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम लोग ये नहीं आर्ट नहीं जानते। कृष्ण जी बेचारे सिखा सिखा के चले गए फिर भी। सो पेज 1036। In the supramental Gnostic nature, there will therefore be no need of the mental rigid way and hard style of order. अगर कोई व्यक्ति है ऐसे ही होना है, ऐसे ही करना है, अभी बहुत दूर है रास्ता, क्योंकि वो माइंड की रिजिड स्टेट में रह रहे हैं हम। ये परफेक्शन नहीं है, वो तो अनेकों एक ही कई आइडियाज के पीछे वो ट्रुथ को ढूंढ लेगा, डेमोक्रेसी के ट्रुथ को ढूंढ लेगा, डिक्टेटरशिप के ट्रुथ को ढूंढ लेगा, कम्युनिज्म के ट्रुथ को भी ढूंढ लेगा, कैपिटलिज्म के ट्रुथ को ढूंढ लेगा, लेकिन वो देखेगा कि ये सब उनका डिस्टॉर्शन है एंड देयर इज ए ग्रेटर ट्रुथ जिसमें ये सब मिलते हैं, तो वो एकदम उसका विजन अलग रहेगा। और ये रिजिडिटी, रिजिड वे एंड हार्ड स्टाइल ऑफ ऑर्डर, ए लिमिटिंग स्टैंडर्डाइजेशन, इसी तरह से चीजें होनी है। लिमिटिंग स्टैंडर्ड ये माइंड करता है। एन इम्पोजिशन ऑफ ए फिक्स सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, आपने ऐसा नहीं किया आप निष्कासित हो गए, बहिष्कृत हो गए, क्योंकि ये माइंड स्टैंडर्ड्स बनाता है। माइंड की इग्नोरेंस में इनका अपना एक औचित्य रहा होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन नॉस्टिक बीइंग इस तरह से नहीं एक्ट करेगा। श्री अरविंद आश्रम में श्री अरविंद के डिसाइपल्स के साथ जैसे श्री अरविंद ने डील किया है, अपने आप में एक अध्याय है। वन शुड रीड ऑल दैट टू अंडरस्टैंड कि नॉस्टिक बीइंग कैसे करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को इस हद तक उनकी करुणा गई है जो आज के समय में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हाउ ही हैज डेल्ट, क्योंकि वो देखते थे कि अंदर में वो चीज़ जो हो रही है उसी को बाहर निकालते थे। माता जी जो कहती हैं, माई चाइल्ड आई ऑलवेज लुक टुवर्ड्स लाइट ब्यूटी ट्रूथ। अगर मैं वैसे देखने लगती जैसे तुम लोग देखते हो, फिर वो कहती यदि डिवाइन एक क्षण को ऐसे देखता तो कोई खड़ा नहीं रह पाता, सारी अर्थ कोलैप्स कर जाती। लोग आते थे कंप्लेन करते थे इसके बारे में, उसके कहते मैं ये सब नहीं देखती हूँ, मैं केवल अंदर में उसके प्रकाश की गति उसको बाहर निकालती हूँ, उसको उठाती हूँ। सो दिस इज द वे नॉस्टिक बीइंग विल एक्ट। और अब हम लोग चले आते हैं, तो इसमें बस विल रीड अ लिटिल बिट द डिवाइन लाइफ। तो डिवाइन लाइफ जैसी बात हुई, नॉस्टिक बीइंग्स जब होंगे, रीजनेबल नंबर, क्रिटिकल मास इफेक्ट होगा, वो क्या टिपिंग पॉइंट आएगा, तो डिवाइन लाइफ प्रारंभ होगी। तो डिवाइन लाइफ इज ए लेटर थिंग, पर उन्होंने बता दिया है, क्योंकि ये तो अगर इंडिविजुअल रियलाइजेशन अंदर में भगवान है, मन, ये तो एक प्राइमरी नेसेसिटी है, लेकिन केवल इससे नहीं होगी चीज, ये इंपॉर्टेंट है। अंदर में जाना, भगवान को पाना, भगवान की चेतना से स्वयं को भर लेना, बट देयर हैज टू बी ए रीजनेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इसीलिए सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात माँ करती हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स को छोड़ दिया जाए अपने रियलाइज करो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब चूंकि सुपर माइंड एक्टिव है तो वो आपको बाहर में आदमी रहना भी चाहेगा तो उसको पीट पीट के अंदर में कर देगा। आप नहीं कर सकते हो ज़्यादा समय, इट विल पुश यू टू, वो ऐसे सर्कमस्टांस सिचुएशन चीज़ें ऐसे डेवलप होंगी कि यू विल बी कंपेल्ड टू गो इनसाइड, क्योंकि वो अब मनुष्य को शेप कर रहा है एक नई चेतना। दैट इज वाई डिवाइन लाइफ का कोई स्टैंडर्ड फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। नॉस्टिक बीइंग बन जाएं, और उसके लिए पहली चीज निस्संदेह टू डिस्कवर द डिवाइन विद इन 1055
पैराग्राफ प्रारंभ हो रहा है. देयर कैन अनडाउटेडली बी ए स्पिरिचुअल लाइफ विद इन, ए किंगडम ऑफ हेवन विद इन अस, which is not dependent on any outer manifestation or instrumentation or formula of external being. The inner life has a supreme spiritual importance, and the outer has a value only in so far as it is expressive of the inner status. Really वो realization should flow. और यहाँ जो आप गीता की बात कर रहे थे वो यहाँ पर श्री अरविंद बता रहे हैं. However, the man of spiritual realization lives and acts and behaves in all ways of his being and acting, it is said in the Gita, he lives and moves in me. He dwells in the divine. He has realized the spiritual existence. तो ये सारा वो बताते हैं कि ये पहला सत्य है जिसको हमको जानना है. लेकिन दूसरा सत्य ये है कि वो जो आपका इनर लाइफ है, इट शुड एक्सप्रेस, वो बाहरी जीवन में, आपकी आउटर पर्सनालिटी में, आपके नाना प्रकार के संबंधों में, इन सब में वो दिखनी चाहिए, फ्लो करनी चाहिए. तो वहाँ पे वो श्री अरविंद उसको आगे ले जाते हैं. और फिर प्रयोजन क्या है जीवन का? तो आत्म परिपूर्णता, टू बी फुल्ली. अभी हम लोग सब आधे अधूरे टूटे फूटे तो हम लोग सब भागने की फिराक में रहते हैं. हाथ में तो देखें भगवान को, वो सब सीधा कर देंगे, सुंदर बना देंगे. वो टूटे फूटे में से भी पता नहीं क्या बना देते हैं. माता जी कैसे करती थी, लोग हैंकी पर किसी ने रफू किया, फिर उसमें एक सुंदर सी पेंटिंग करके, मतलब इट इज़ अनइमेजिनेबल कि वो कैसे, यही चीज़ वो मनुष्य के साथ करती हैं. अभी हम सब आधे अधूरे हैं. तो एक ट्रेडिशनल उसमें रही कि आधे अधूरे हो तो ऐसे ही है जीवन, ऐसे ही रहेगा. श्री अरविंद कहते हैं नहीं, योगा मीन्स फुलनेस. योगा डजंट मीन लीविंग दिस हाफ एंड गोइंग टू अदर हाफ. फुलनेस. तो फुलनेस, डिवाइन परफेक्शन, परिपूर्णता, टू बी फुल्ली. ये शब्द बार बार श्री अरविंद उपयोग करते हैं इस लास्ट चैप्टर में. टू बी फुल्ली, टू बी फुल्ली. और वो, लेकिन वो टू बी फुल्ली का क्या मतलब है वो बताते हैं. अब इसमें बस हम लोग मुख्यतः एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, और वो इसलिए क्योंकि क्यों श्री अरविंद इतना अधिक इस पर अभी जोर दे रहे हैं. देखिए श्री कृष्ण के लिए कितनी बड़ी समस्या थी उस समय. हम लोग समझ नहीं पाए थे कि मनुष्यता धर्म से ग्लानि वो देख रहे थे कि एक ऐसे कगार पे खड़ी है जहाँ महाविनाश हो सकता है. तो श्री अरविंद ने भी ये चीज देख ली थी. और देखिए 2 वर्ल्ड वार हुए हैं उनके सामने, कि मनुष्यता आज ऐसे मोड़ पे आ गई है कि ये खुद को ही न्यूक्लियर पत्थर फेंक फेंक के नष्ट कर देंगे. न्यूक्लियर पत्थर तो नहीं थे उस समय, बॉम्ब्स थे, जो भी थे, कि ये फेंक फेंक के नष्ट कर देंगे. तो ये आवश्यक था कि अब ये शीघ्र इवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप हो. ये संसार को बचाने के लिए जरूरी है. कई लोग ये चीज कि भाई आप संसार के लिए क्या कर रहे हैं, दिस इज द पाथ. और कोई तरीके से, उपाय से आप नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य नहीं बदलेगा तब तक संसार और समाज नहीं बदलेगा. आप लिपापोती कर सकते हो, हम लोग डेंटिंग पेंटिंग करते आए हैं कि वाह सुनील बाबू नया घर, बाहर में पेंटिंग आपने कर दी, लेकिन वो पेंटिंग है, घर अंदर से खोखला हो रहा है. तो इसलिए अब वो एक नए समाज के निर्माण के लिए मैन मस्ट चेंज. यहाँ 1090 इसका वर्णन है. 1090 द डिवाइन लाइफ चैप्टर है. एट प्रेजेंट मैन काइंड इज अंडरगोइंग एन इवोल्यूशनरी क्राइसिस इन विच इज कंसील्ड ए चॉइस ऑफ इट्स डेस्टिनी. और ये इंडिविजुअल, ग्रुप्स, नेशंस, सबके साथ हो रहा है. इसीलिए माँ ने कहा मेन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ और द अबिस. और हम लोगों को चिंता करने की बात नहीं कि कैसे होगा. वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हम लोगों को केवल अपने उसमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि दैट इज द वे आउट. For a stage has been reached in which the human mind has achieved in certain directions an enormous development. विज्ञान के उसमें आप देखिए क्या क्या, और कुछ नहीं फोड़ा तो एटम को ही फोड़ डाला कि फोड़ के देखते हैं क्या होता है.
ग्लू करके देख लिया, फ्यूजन करके, क्या क्या नहीं कर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई अब आ रहा है. तो एक एनॉर्मस डेवलपमेंट इन सर्टेन डायरेक्शन, वाइल इन अदर्स इट स्टैंड्स अरेस्टेड एंड बिविल्डर्ड एंड कैन नो लॉन्गर फाइंड इट्स वे. देखिए एग्जैक्टली महाभारत का काल है ये, जब इतना डेवलपमेंट हो गया था एक लेवल पर दूसरे लेवल पर अरेस्टेड, बिविल्डर्ड, धर्म की व्याख्याएं कर करके जो डायरेक्टली चीज दिख रही है वो उनको नहीं दिखी. हाँ, जुए में तो तुम हार गए हो द्रौपदी को, बात तो सही है, दुर्योधन की भी बात सही है, लेकिन युधिष्ठिर की भी बात सही. इस डायलेक्टिक्स में लगे हैं. जस्ट इमेजिन, आज भी हम लोग यही करते हैं कई बार. अरे जो सामने दिख रहा है, समझ आ रहा है, बट नो बडी इंक्लूडिंग भीष्म, द्रोण, बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड. तो ये जो अवस्था है, ये अभी अवस्था 1919, 14, 15, 16, 20 में लिख रहे हैं श्री अरविंद. ए स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटर्नल लाइफ हैज बीन रेज्ड अप बाय मैन्स ओवर एक्टिव माइंड एंड लाइफ विल. ए स्ट्रक्चर ऑफ एन अनमैनेजेबल ह्यूजनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी. लेकिन ये स्ट्रक्चर क्यों बनाया है मन का? मन एक्टिव, ओवर एक्टिव माइंड और लाइफ विल ने एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना दिया है. लेकिन किस प्रयोजन से? फॉर द सर्विस ऑफ हिज मेंटल, वाइटल, फिजिकल क्लेम्स एंड अर्जेस. बड़े बड़े स्टोर, एक से एक मल्टीप्लेक्सेस, सब कुछ आ गया है. जाके वहां पूछ लीजिए भगवान मिलेंगे क्या? This is so true actually. Although एक योगी has to discover and find divine even there, क्योंकि असक्षमता नहीं होनी चाहिए. पर ये स्ट्रक्चर बने किस लिए? सुख भोग, उपभोग, उपभोक्तावाद, बुर्जुआ मेंटालिटी, इन सब की बात श्री अरविंद कहते हैं आपके कंफर्ट के लिए. और अधिक कंफर्ट हो गया, और अधिक कंफर्ट हो गया. कंफर्ट में हम ट्रैप्ड हो गए, कर्मठता समाप्त हो गई, कर्म करने की शक्ति खत्म हो गई. तो ये सारी जो चीजें हैं, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है सिविलाइजेशन का, जो केवल मनुष्य के प्राण तत्व को, उसकी डिजायर्स को, उनको पोषित करने के लिए बना है. ए कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, कल्चरल मशीनरी, an organized collective means for his intellectual, sensational, aesthetic and material satisfaction. ये सब मनुष्य ने, ह्यूमन माइंड ने बनाया है. और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं डोंट लुक इन दैट डायरेक्शन फॉर होप. बार बार मनुष्य वही भूल करता है कि गवर्नमेंट, मशीनरी, सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशंस बना के वो चेंज कर लेगा संसार को. और श्री अरविंद कहते हैं कि नो मशीनरी कैन सेव यू. दैट विच thou art within, that outside thee you will enjoy. Unless man changes, man must consent to change. बार बार माँ कहती हैं and the time presses, man must consent to be spiritualized. Man has erected a system of civilization which has become too big for his limited mental capacity and understanding. उसका एक लिविंग प्रमाण है डेमोक्रेसी. सारी वो सब हटा के एक डेमोक्रेसी लाए. अब वो मैन कैनॉट हैंडल इट, मैनेज इट. एंड हिज स्टिल मोर लिमिटेड स्पिरिचुअल एंड मॉरल कैपेसिटी टू यूटिलाइज एंड मैनेज ए टू डेंजरस सर्वेंट ऑफ हिज ब्लंडरिंग ईगो एंड इट्स एपेटाइट्स. सारा एक स्ट्रक्चर बना लिया गया है. कितने हम लोग खुश होते हैं जब हमारे बच्चे विदेश जाके अमेरिका में सेटल हो जाते हैं. छोटनारायण जी एक बार बता रहे थे, आई कैन शेयर दिस अबाउट हिज एल्डर सन. कहते हैं हम उसको बहुत मना किए जब जा रहा था. हम उसको कह रहे थे कि तू फिनाइल की बोतल को के ऊपर बैठ के सोच रहा है कि ये शहद है. He saw, बिकॉज ये सच है कि हमको लग रहा है कि इसमें सब कुछ है, इसमें नहीं है. ये तो वही ब्लंडरिंग ईगो
और उसके लिए साम्राज्य खड़ा किया गया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन समबडी। मैंने कई बार ये अनुभव, पहली बार जब मैं अमेरिका गया तो यही चीज़ थी कि आई एम मिसिंग इंडिया। पूछा किसी ने कि कैसा लग रहा है, मैंने कहा सच बोलूं, हाँ मैं बहुत इंडिया को मिस कर रहा हूँ। उनको लगा कि मैं उडुपी होटल ले जाऊं जहाँ पे इंडियंस दिखाई देंगे। मैंने कहा भाई इंडिया इज नॉट सिनोनिमस विद इंडियंस एंड इंडियन फूड, क्योंकि भारतवर्ष में जो है, लेकिन यू कांट एक्सप्लेन ऑल दिस। तो कहते हैं टू डेंजरस फॉर नो ग्रेटर सीइंग माइंड, नो इंट्यूटिव सोल ऑफ नॉलेज हैज येट कम टू हिज सरफेस ऑफ कॉन्शियसनेस which could make this basic fullness of life a condition for the free growth of something that exceeded it. तो आज ये श्री अरविंद 1920 में लिख रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते कि हम निकलना तो शुरू हो गए इस क्राइसिस से, क्योंकि सुपर माइंड एक्टिव है, अब वो संसार तो नहीं है, लेकिन हमें हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम फिर से वो ब्लंडर ना करें। और एक जगह श्री अरविंद भारतवर्ष के बारे में कहते हैं कि केवल मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड रिच नेशन बना देना काफी नहीं है। तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड की लाइन में चले जाएंगे और हम अपनी सोल को खो देंगे। और वो कहते हैं यही प्रॉब्लम जापान के साथ हुई, यही भूल जापान ने की है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इंडिया हैज ए ग्रेट मिशन और उसको हम भूल नहीं सकते। अंत में वी कैन रीड सुपरमैन के बारे में भी बताते हैं कि सुपरमैन से हमारा जो आइडिया आता है, मिरेकल डूअर, मन मर्जी, पावरफुल, ये नीत्शे ने ये आइडिया दिया था। सुपरमैन, अब रावण को देखिए कितनी शक्तियों का स्वामी था। दैट इज नॉट सुपरमैन। शक्तियां रहेंगी लेकिन पूरी तरह ज्ञान के अधीन, प्रेम के अधीन। पेज 1105 कि सुपरमैन जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका फोर्सफुल डोमिनेशन ओवर ह्यूमैनिटी बाय द सुपरमैन। ये एक आइडिया संसार में नीत्शे ने फ्लोट किया, कई लोग उसको, तो जब श्री अरविंद सुपरमैन की बात करते हैं तो कभी कभी लोग मिस्टेक कर सकते हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं दैट वुड मीन ए सुपरमैनहुड ऑफ द नीत्शियन टाइप। दो प्रकार के सुपरमैन का प्रयास हुआ है संसार में। एक जो नीत्शियन टाइप, वो आप देखिए, ये इसका टिपिकल एग्जाम्पल भारतवर्ष में देखा जाए तो रावण सुपरमैन है, मतलब मानव की, साधारण मानव से वो कहीं अधिक पावरफुल है, ग्रहों को बांध लेता है, मतलब इट्स नॉट ऑर्डिनरी। इंद्रजित। और दूसरे सुपरमैन का साइड रहा है राम जी। उनको देखिए, वो खड़ाव पहन के पहुंच गए लड़ने के लिए, प्रॉपर रथ भी नहीं है, कोई उनके साथ ये सब ढोल पीट नगाड़े कुछ नहीं है, सोने की लंका भी नहीं है अब वहाँ, लेकिन वो सुपरमैन है, ओरिजिनल सुपरमैन। वो समुद्र को बांध सकते हैं और रावण की पूरी सेना से अकेले लड़ सकते हैं। तो ये सुपरमैन देवत्व का, ये ह्यूमन बींग्स विकास में, क्योंकि ये सुपरमैन का एक कॉन्शियसनेस आ चुकी है, वो दो रूट लेने की चेष्टा करेगा। एक आसुरिक टाइप ऑफ सुपरमैन, दूसरा दैविक टाइप ऑफ सुपरमैन। आसुरिक टाइप ऑफ सुपरमैन अहंकार के साम्राज्य को एक्सपैंड करेगा, अपनी पावर्स के आधार पर अपनी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करेगा। और जो दैवी सुपरमैन है वो दिव्यता का कर्म करेगा, प्रकाश का विस्तार करेगा, प्रेम का विस्तार करेगा। शक्ति भी होगी लेकिन वो भगवान के संकल्प को सिद्ध करने के लिए होगी। तो श्री अरविंद हम लोगों को सचेत कर रहे हैं, इट माइट बी एट इट्स वर्स्ट द रेन ऑफ द ब्लॉन्ड बीस्ट और द डार्क बीस्ट और ऑफ एनी एंड एवरी बीस्ट। मनुष्य के बारे में कह रहे हैं बीस्ट। जैसे एक जगह उन्होंने लिखा है इकोनॉमिक बार्बरिज्म। बारबेरियन आजकल सूट बूट और टाई पहन करके आता है, अच्छी सी कार से उतर के आपको चूना अच्छे से लगा के जाता है। हम बारबेरियन को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो अब उसने तरीके अपना लिए हथकंडे, काल नेमी के अनेकों अनेकों अवतार। तो वो कहते हैं कि ब्लॉन्ड बीस्ट या डार्क बीस्ट और एनी अदर बीस्ट, a return to barbaric strength and ruthlessness and force. But this would be no evolution. It would be a reversion to an old strenuous barbarism
or it might signify the emergence of the Rakshasa or Asura out of a tense effort of humanity to surpass and transcend itself, but in the wrong direction. तो मनुष्य के अंदर ये छटपट रहती है टू एक्सीड द लिमिटेशंस, और उसमें वो ये गलत रूट लेने की भी संभावना है. और ये कब होता है? जब हम केवल बाहर से पावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं. इसीलिए बार बार नॉस्टिक बीइंग की बात करते हैं. पहले ज्ञान का आधार होना चाहिए, शांति का आधार होना चाहिए, दिव्यत्व का आधार होना चाहिए. पावर विल कम, इट इज पार्ट ऑफ दैट होल थिंग, लेकिन वो आधार नहीं होना चाहिए. अब हम लोग लास्ट पैसेज पढ़ के रुकेंगे. हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ा था, ह्यूमन एस्पिरेशन, कि मनुष्य अपने अवेकेंड थॉट में क्या चाहता है. अब ये स्वप्न पूरा होने का समय आ गया है. 1107 द डिवाइन लाइफ. अगेन इफ शब्द का उपयोग कर रहे श्री अरविंद, नॉट बिकॉज श्री अरविंद को कोई डाउट है, वो तो इसके लिए काम ही कर रहे थे. If there is an evolution in material nature, and if it is an evolution of being with consciousness and life as its two key terms and powers, सत्ता इवॉल्व कर रही है, वो एग्जिस्टेंस हो गया है. कॉन्शियसनेस यानी वी मस्ट बिकम फुल्ली कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस. अगर इसको, लेकिन वो डिवाइन कॉन्शियसनेस केवल एक लेवल पे नहीं, सर्वत्र और सब में. और दूसरा टर्म क्या है? लाइफ, जीवन से जुड़कर. बाहर का जीवन मतलब किसी भी चीज को बिना रिजेक्ट किए. तो टू टर्म्स हैं. दिस फुलनेस ऑफ बीइंग, फुलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, फुलनेस ऑफ लाइफ मस्ट बी द गोल ऑफ डेवलपमेंट टुवर्ड्स विच वी आर टेंडिंग. तो इसीलिए वो एसेटिक उपाय, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये श्री अरविंद का पथ नहीं है. माँ से किसी ने पूछा था कि जो नया वर्ल्ड आ गया है, तो जो सुपरामेंटल बीइंग होगा वो किस चीज को छोड़ेगा? व्हाट विल ही रिजेक्ट, व्हाट विल ही लीव? तो माँ कहती, वाई शुड ही लीव एनीथिंग? इफ यू हैव रेड श्री अरबिंदो यू विल अंडरस्टैंड दैट ही विल लीव नथिंग. फिर चुप रह के कहती, एक्सेप्ट हिपोक्रेसी. बाहर का दिखावा, उसी में हाँ जी आप तो कितने अच्छे हैं, आइए. अंदर से कह रहे कब चाहेगा ये व्यक्ति? दिखावे के बड़े एकदम बाहर से दिख रहा है. घर में झगड़ा हो रहा है, अचानक कोई आ गया, अरे वो भी सोच रहे हैं कि इन दोनों के बीच में तो मानो शिव पार्वती का लग्न है. और जैसे ही गया फिर से शुरू हो गया, इधर मुंह इसका हो गया, उधर मुंह इसका हो गया. ये जो हिपोक्रेसी है जीवन की, वाई शुड वी फॉलो दैट? तो यहां पर माँ कहती हैं फुलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, fullness of life must be the goal of developments towards which we are tending, and which will manifest at an early or later stage of our destiny. आज नहीं तो कल ये होना ही है, ये भी आश्वासन दे रहे हैं. ऑफ कोर्स उस समय सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ था, पर कह रहे हैं कि ये तो निश्चित है, क्योंकि जो चीज अंदर में गई है सृष्टि में वो निकलेगी. सुपर माइंड पृथ्वी के अंदर है, पूरी दिव्य चेतना पृथ्वी के अंदर है, तो आज नहीं तो कल तो निकलेगी ही. The self, the spirit, the reality that is disclosing itself out of the first inconscience of life and matter would evolve its complete truth of being and consciousness in that life and matter. उसी के कारण ये जीवन निकला है, जड़ तत्व निकला है मन, तो वो पूरी तरह अपने आप को इन्हीं के बेसिस पर अभिव्यक्त करेगी ही करेगी. It would return to itself. Or if its end as an individual is to return into its absolute, यदि कोई जाना भी चाहता है, it could make that return also not through a frustration of life but through a spiritual completeness of itself in life. रोका नहीं जा रहा है किसी को कि अगर आपको फाइनली मर्ज होना है, पर अपना पूरा रोल करके कंप्लीटनेस के साथ जब आप भगवान के पास जाएं तो भगवान भी कहें यस गुड, यू हैव फुलफिल्ड the divine purpose. Our evolution in the ignorance with its checkered joy and pain of self-discovery and world discovery, its half fulfillments, its constant finding and missing is only our first state. अभी ignorance में evolution हो रहा है. जब सुपर माइंड पूरी तरह एक्टिव है, अब तो ऑलरेडी एक्टिव है, तो जैसे जैसे लोग सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस से
पोषित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो कॉन्शियसली इवोल्यूशन के दिशा में जा रहे हैं. It must lead inevitably towards an evolution in the knowledge, a self-finding and self-unfolding of the spirit, a self-revelation of the divinity in things, in the true power of itself in nature, which is to us still a supernature. बहुत कुछ है जो छिपा हुआ है, माइंड ने मैनिफेस्ट किया है, वो नेचर है. माइंड के परे सुपर माइंड एंड बियॉन्ड सुपर नेचर है. वो भी खुद को, उसमें जो पावर्स हैं, नॉलेज की, एक्शन की, जो प्रेम है, जो आनंद है, वो सब एक्सप्रेस करेगा. आज नहीं तो कल. ये श्री अरविंद का परम आश्वासन है. तो हम लोग यहाँ रुकेंगे एक टी ब्रेक के लिए, फिर वी विल हैव क्विक समरी एंड क्वेश्चंस, व्हाटएवर वे वी वांट टू डू इट.